सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि भाई आपको पता है कि मैं चैनल पे अपने इस चैनल पे वीडियो शेयर करती हूँ कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड। सो अभी हाल के टाइम पर बहुत सारे नए सब्सक्राइबर चैनल पे ऐड हुए हैं, तो उनकी क्वेरी होती है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे CRS स्कोर क्या है, या फिर हम एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के एलिजिबल भी हैं कि नहीं। तो इस वीडियो में आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि कैसे आप अपना स्कोर चेक करोगे और आप एलिजिबल हो या नहीं ये भी कैसे चेक करेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ओपन करना है गूगल, जो कि हमारा माई बाप है और सारी कहानी वहीं से शुरू होगी। तो गूगल ओपन करके वहां पर टाइप करो CRS कैलकुलेटर, नीचे आ भी गया है, क्लिक करेंगे। अब जो ये canada.ca ये वाला जो लिंक होता है इसको ओपन कर लेते हैं। मैं किसी दूसरी विंडो में ओपन करती हूँ, ठीक है। तो ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है ये समझ लो कि वो लेजिट है, मतलब सही है एकदम। तो मेरे को ऐसे कंफ्यूजिंग हो रहा है कि मैं स्क्रीन में देखूं या फिर मैं स्क्रीन पर यहाँ पर देखूं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं नीचे देख रही हूँ तो समझ जाना कि मैं स्क्रीन आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं देखूंगी नहीं तो मैं बताऊंगी क्या। सबसे पहले इसने खुद ही ओपन कर दिया CRS कैलकुलेटर। यहाँ पर आप चेक करोगे व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। सो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी कहानी दिखाऊंगी तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम एक बच्चे की कहानी लेके चलते हैं जो इंडिया में था, जिसने ग्रेजुएशन करी थी, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, फिर उसने मास्टर डिग्री के लिए कनाडा आ गई और यहाँ आकर उसको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो जनरली यही होता है कि जब आपको 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप PR के एलिजिबल होते हो। उसके साथ ही आपको IELTS भी क्लियर करना होता है, बट ये मैंडेट नहीं है कि आपको ये 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जो लोग कनाडा के बाहर से अप्लाई करते हैं वो भी अप्लाई करेंगे। तो उनके लिए क्या है, IELTS का जो 6 बैंड इन ईच होता है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दिक्कत बस ये रहेगी कि आपका स्कोर कम होगा और जिस बच्चे को कैनेडियन एक्सपीरियंस है उसका स्कोर ज्यादा हो जाएगा। तो हम यही सोचकर चलते हैं कि बच्चा कनाडा आ रखा था, पढ़ाई हो गई है और अब 1 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो गया है। तो पूछते हैं व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। नेवर मैरिड, कभी शादी नहीं हुई। मेरी नहीं है, किसी और की कहानी है ये। ओके, हाउ ओल्ड आर यू, मतलब BA करी है, 21-22 साल का बच्चा हो जाता तो हम जनरली सोच के चलते हैं 25-26 का बच्चा हो गया, 26 ईयर्स। ओके, व्हाट इज योर हाईएस्ट लेवल। आपने यहाँ अगर मास्टर डिग्री करी है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपना सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मास्टर डिग्री सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद हैव यू अर्नड ए कैनेडियन डिग्री, यस। उसके बाद चूज द बेस्ट आंसर। क्या आंसर रहेगा कि भाई आप जब कनाडा आए थे पढ़ाई करने तो आपने क्या करा था, 1-2 साल का डिप्लोमा करा था, +2 कुछ करा था, या फिर डिग्री करा था, सर्टिफिकेट करा था, क्या था। तो अगर हम मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे मास्टर डिग्री को सिलेक्ट कर रही हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज, आपने क्या टेस्ट दिया है, यस टेस्ट दिया है। कौन सा टेस्ट दिया है, अब ये सारे टेस्ट हमारे एलिजिबल होते हैं कनाडा PR के लिए। तो हमने फॉर एग्जांपल IELTS का टेस्ट दिया है जो कि 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम तो मैं वही लेकर चल रही हूँ। स्पीकिंग में हमारे 6 हैं, लिसनिंग में हमारे 6 हैं, रीडिंग में हमारे 6 हैं, राइटिंग में हमारे 6 हैं। हालांकि स्कोर इससे अच्छा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप इंग्लिश में ही बात करते हो, अच्छा स्कोर हो जाता है इंग्लिश में स्टडी के बाद, बट ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लेके चल रही हूँ। डू यू हैव एनी अदर लैंग्वेज टेस्ट, नो, नॉट एप्लीकेबल। ओके, अब आती है मेन कहानी जहाँ से सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, कि आपको 10 साल में कनाडा के अंदर कितना एक्सपीरियंस है। हमने सोचा था कि 1 साल का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, तो मैंने 1 साल सेलेक्ट किया है। उसके साथ आता है कि आपको 10 सालों के अंदर, मतलब लास्ट 10 ईयर्स के अंदर कितने सालों का फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, सिर्फ आप इंडिया में हो या किसी भी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। मिनिमम 1 ईयर होता है, तो हम 1 ईयर लेकर चलते हैं। डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, इसके लिए ज़्यादातर बच्चों का नो आएगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे वेल्डर है, अब इंडिया से आपने काम सीख रखा है, स्टडी कर रखी है,
कुछ यहाँ पर ऐसी जॉब होती है जिनके लिए आपको यहाँ पर आके भी सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये जैसे स्टडी नहीं बोल सकते, स्टडी परमिट भी नहीं चाहिए। अगर आप वर्क परमिट हो तो भी इनके यहाँ पे ओंटारियो कैसे होते हैं कि आप वो सिर्फ ओंटारियो नहीं पूरे कनाडा कैसे होते हैं कि आप वो इनके 2-3 महीने का जो ऑनलाइन कोर्स होता है वो पढ़ो, फिर एग्जाम दो, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन मिलेगा और उसके पॉइंट्स ऐड होते हैं। जनरली कोई इतना टाइम नहीं लगाता, तो हम इसको फॉर एग्जाम्पल के लिए नो लेके चलेंगे। डू यू हैव ए वैलिड जॉब ऑफर फॉर LMIA? अब तो पॉइंट्स ही हट चुके हैं तो कोई फायदा ही नहीं, तो हम नो लेके चलते हैं। डू यू हैव ए नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविंस? मतलब कोई PNP है आपके पास? नहीं। अब हम फ्रेश फाइल, हम तो सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम नो लेंगे। अगर ये येस हो जाता है ना, मान लो ओंटारियो ने आपको नॉमिनेशन भेज रखा तो 600 पॉइंट मिलते इसके, मतलब आउट ऑफ 1200 600 तो सिर्फ यही हो जाते। तो डू यू और योर स्पाउस कम यू, मतलब आपका स्पाउस है वो आपके साथ कनाडा आ रहा है, उसका कोई भाई या बहन ऐसा है जो कि PR होल्डर है, कनाडा में है, सिटीजन है? हम सोचते हैं नहीं है भाई। अब कैलकुलेट करते हैं। सो हमारा स्कोर आता है 459, जो कि एक नॉर्मल सा केस है, मतलब जनरल ड्रॉ है। तो स्कोर आज के टाइम पर जनरल ड्रॉ का है 534, मतलब आपका अगर 534 स्कोर है तो आपको इन्विटेशन आएगा या उससे ज़्यादा है, वरना नहीं आएगा। और 459 तो सोच के देखो एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता है इससे ऊपर अपना स्कोर बढ़ाना। बट कुछ कुछ ऐसे चांसेस हो जाते हैं के थ्रू आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। जैसे कि पहला चांस होता है आपका IELTS। मैंने पहले ही बोला था कि IELTS 666 मिनिमम होता है, नॉर्मली इससे ज़्यादा बच्चे अचीव कर लेते हैं। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ कि आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो। देखो स्पीकिंग में 6 था मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर हम इसको 7 कर देते हैं, मतलब हम सोच के चल रहे हैं कि हम 777 ले आते हैं IELTS में, ठीक है। अब जाके सारी हमारी सिचुएशन वैसी की वैसी है, सिर्फ क्लिक करते हैं कैलकुलेट योर स्कोर, तो आपका स्कोर हो जाता है 527। मतलब 6 बैंड से 7 बैंड जाने का इतना फर्क होता है, देख लो। तो अगर 534 534 का CRS चल रहा है तो 527 बुरा नहीं है। तो कहते हैं ना कि कनाडा में PR मिलना मुश्किल हो रखा है। मुश्किल नहीं है, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो यहाँ पर 12th करके आ गए थे, जिसको इंडिया से कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आपकी होम कंट्री से एक्सपीरियंस था तो उसके 50 पॉइंट्स होते हैं। तो अगर 527 है, सोचो आप सिर्फ इंडिया से आए होते बिना किसी एक्सपीरियंस के, तो 50 पॉइंट्स माइनस कर दो इसमें से सीधे ही। बेशक आपका IELTS कितना भी अच्छा हो जाएगा, फिर भी आपकी PR नहीं होगी आज के टाइम पर। पहले के टाइम पे PR, मतलब पहले मेरा मतलब है कोविड से पहले, उस टाइम पर PR होती थी 450 470 इनके बीच की, तो कोई भी अचीव कर लेता था। अभी मैंने आपको दिखाया भी 459 स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर है, तो उस टाइम के हिसाब से PR हो जाती, बट आज के टाइम पर नहीं होगी। तो पहला चांस तो ये था कि आप IELTS बढ़ा सकते हो। दूसरा चांस क्या हो सकता है? तो उम्मीद है कि भाई अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इंडिया में हो, एक फ्रेश सा एग्जांपल मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आप इंडिया में हो, आपने 1 साल जॉब करी है, अपनी जॉब की NOC आप देखो किस NOC में फॉल करती है, उसके बाद आप अपनी PR अप्लाई कर सकते हो। तो आपका प्रोसीजर क्या रहेगा अप्लाई करने का? सबसे पहले आपको एक्सप्रेस एंट्री अकाउंट बनाना है, आपको अपनी एजुकेशन वेरीफाई करवानी है, WES से, IQAS या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है उनके थ्रू IELTS क्लियर करना है, और ऐसे अपना स्कोर कैलकुलेट करके अप्लाई करना है। अब जैसे हमने कैलकुलेट किया, सेम ऐसे ही GC की पर होती है एक्सप्रेस एंट्री अकाउंट, वो GC की के थ्रू बनता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, अगली नहीं, पता नहीं, मतलब थोड़ा टाइम का गैप भी आ सकता है, बट मैं आपको जल्दी समझाऊंगी कि कैसे आप अपना एक्सप्रेस एंट्री अकाउंट खुद क्रिएट कर सकते हो। आपको किसी एजेंट की हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम कनाडा की बात करें ना, तो मैंने देखा यहाँ पे कंसल्टेंट $2,500 से $3,000 इतना चार्ज करते हैं सिर्फ एक एक्सप्रेस एंट्री अकाउंट बनाने का। तो वो सारा काम आप खुद भी कर सकते हो। आपको इन्विटेशन आ जाता है बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उससे आगे का काम एजेंट से करवा सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगी, मैं जल्दी ही वो वीडियो शूट करूं और अपलोड कर सकूं, ताकि थोड़ा बहुत लोगों को गाइडेंस मिल सके। इसमें ही एक और सिनेरियो बनता है कि अगर आप शादीशुदा हो और आपका स्पाउस भी है, वो भी कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए आप स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। वापस सेम सिनेरियो रखते हैं यहीं पर। और जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा था कि आर यू मैरिड,
तो हम बोलेंगे यस। स्पाउस है वो पीआर होल्डर है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं। वो पूछ रहे हैं क्या वो आपके साथ कनाडा आएंगे कि नहीं, यस आएंगे। ठीक है, सारा सिनेरियो हम सेम रखते हैं, बाकी कोई डिटेल हम चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सब लास्ट में जाएंगे। अब वो यहाँ पे पूछते हैं कि आपके स्पाउस की एजुकेशन क्या है। हम बोलते हैं कि चलो उन्होंने बैचलर्स कर रखी है फॉर एग्जाम्पल, लास्ट 10 ईयर्स में उनको कितना एक्सपीरियंस है कनाडा का। स्पाउस का एक्सपीरियंस सिर्फ कनाडा का कैलकुलेट होगा, इंडिया का नहीं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि चलो 1 साल का एक्सपीरियंस है। सो बोलते हैं कि क्या उन्होंने लैंग्वेज टेस्ट दे रखा है। यस भाई, हमारा स्पाउस इंटेलिजेंट है, उसने आईएलटीएस दे रखा है। तो स्पीकिंग में क्या स्कोर है, चलो बेसिक सा लेके चलते हैं, 6 सबके अंदर। अब क्लिक करते हैं कैलकुलेट योर स्कोर। देखो 520 हो गया, हमारा स्कोर डाउन हो गया। इसलिए लोग क्या करते हैं कि स्पाउस को हटा के डिक्लेयर कर देते हैं अपने अकाउंट में कि स्पाउस नहीं आ रहा। जब पीआर हो जाती है तब वो स्पाउस की फाइल अप्लाई करते हैं एज एन डिपेंडेंट, उसमें उसको स्कोर नहीं चाहिए, उसको नॉर्मल स्पाउस वीजा मिलता है और ऐसे फिर उनकी पीआर होती है। आज के टाइम पर आईआरसीसी यानी कैनेडियन गवर्नमेंट को ये बात पता चल चुकी है कि भाई ऐसे कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपका स्पाउस है तो आप उसको पहले ही डिक्लेयर करो, अदरवाइज वो बोलते हैं कि आपने आईटीआई के लिए मतलब इन्विटेशन उठाने के लिए तिगड़मबाजी लगाई है सारी कुछ, और आपको ऐसे मतलब फ्रॉड तो वो क्या नहीं बोल सकते, बट मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कि आपका स्पाउस कनाडा में ही है, यहीं पर काम कर रहा है, स्टिल आप बोल रहे हो कि वो आपके साथ नहीं रहेगा, फिर आप उसके पीआर की फाइल भी अप्लाई कर रहे हो बाद में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आ गए थे, तो अब आईआरसीसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, अब ये सब मत करना। थोड़ा सा बाद में स्कोर आ जाएगा, कोई बात नहीं, बाद में नोटेशन आ जाएगा। तो ये तो 2 केसेस थे जब आप सिंगल कैसे अपना स्कोर कैलकुलेट करोगे और स्पाउस के साथ कैसे कैलकुलेट करोगे। इसमें और भी बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं आपकी स्टडी के, एक्सपीरियंस के, किसी का कम एक्सपीरियंस है, किसी का ज़्यादा, वो सारे कुछ देखो आप अपने हिसाब से इस लिस्ट को मॉडिफाई करो, इस फॉर्म को। इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार कैलकुलेट कर सकते हो। कहीं पर कोई रिकॉर्ड भी नहीं ऐसे कैप्चर होता है कि भाई इसने अपना स्कोर कैलकुलेट करा है 100 बार, तो आप कर सकते हो। और बस अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर ऐसे पूछ सकते हो। तो बस फिर वीडियो को एंड करती हूँ, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।